नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति सुरभि क्लासेज के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो अपने मनोविज्ञान से संबंधित है। ये जो जानकारी मैं जो भी दूंगा ये निराधार नहीं है, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से मैंने जो मनोविज्ञान का शिक्षण करवाया, अध्यापन कार्य करवाया, उसमें प्राप्त अनुभव के आधार पे मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान में विद्यार्थियों के सामने जो जो समस्याएं आती है, जिन समस्याओं को विद्यार्थी सामने रखते हैं, उनके निदान के आधार पर उनका समाधान कैसे हो, इस बिंदु को आधार मानकर मैं ये जानकारी बता रहा हूँ। इस जानकारी को हमने अलग अलग बिंदुओं में विभाजित किया है। देखो दोस्तों, मनोविज्ञान एक बहुत ही अच्छा विषय है। ये बातें मैंने विद्यार्थियों को बताई भी सही और इसको सिद्ध भी किया। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि वास्तव में हमें मनोविज्ञान बहुत अच्छा लगा, परंतु इसमें जो समस्याएं आती है उनका कारण है इनको सही तरीके से न पढ़ना। इन विषयों को और भी विषय हो सकते हैं, मुख्यतया मनोविज्ञान जो है उसमें सबसे जो सटीक कारण है इसकी समस्याओं का, वो यह है कि सही तरीके से और सही सामग्री न पढ़ना। तो इसके लिए मैंने कुछ बिंदु लिए हैं और उनके आधार पर हम समझेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के सामने अलग अलग प्रकार की समस्या आती है। कोई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें मनोविज्ञान समझ में ही नहीं आते। कुछ कहते हैं कि मनोविज्ञान में याद नहीं होते हमें। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि याद भी हो जाते हैं, समझ में भी आ जाती है, परंतु परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो हम हल नहीं कर पाते। तो इन सभी समस्याओं का जो मुख्य कारण है उसे समझते हुए हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, और यदि इसके अनुसार आप अध्ययन करते हैं तो निसंदेह आप मनोविज्ञान पर बहुत अच्छी और बहुत ही सटीक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मनोविज्ञान में जो मुख्य बिंदु है उसमें पहला बिंदु है अच्छा मैटर या क्रमबद्ध अवधारणाएं। सबसे पहले तो मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आपके पास एक अच्छा मैटर होना चाहिए। परीक्षा के लिए उपयोगी मैटर, समझ में आने लायक चीजें, उपयुक्त स्थान पर उदाहरणों का प्रयोग, अपने व्यवहारिक रूप से दिखने वाली चीजें होनी चाहिए। उसमें एक जो मैटर है वो क्रमबद्ध अवधारणाएं होनी चाहिए। उसमें कुछ अवधारणाएं ऐसी होती है जिसमें एक अवधारणा का संबंध दूसरी अवधारणा से, अवधारणा मतलब कंसेप्ट, एक कंसेप्ट का संबंध दूसरे कंसेप्ट से होता है, तो उन चीजों को हमें एक क्रमबद्ध रूप में देखना पड़ता है। जैसे मनोविज्ञान प्रारंभ करते हैं तो पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में परिचय होना चाहिए, फिर मनोविज्ञान में अध्ययन कैसे करते हैं उन विधियों का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार हमें और चीजों को भी क्रमबद्ध रूप से पढ़ना पड़ता है। इससे हमें एक के साथ दूसरी चीज जोड़ने का अवसर मिलता है। इसके बाद दूसरी बात है अर्थ, अवधारणा और व्यवहारिक संदर्भ। मनोविज्ञान के किसी भी तथ्य को पढ़े, किसी भी कंसेप्ट को पढ़े, उसका पहली बात तो हमें अर्थ समझ में आना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। उनको बिना किसी आधार के रखना ये अनुचित है। दूसरी बात है हमें कोई भी कंसेप्ट जो पढ़ना होता है वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, उसकी पूरी जो रूपरेखा है वो हमें अनुभव होनी चाहिए। इसके अलावा व्यवहारिक संदर्भ, हम जानते हैं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। अलग अलग शाखाओं के संदर्भ में देखें, हम जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो ऐसी मनोविज्ञान है
जिसमें आने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक तथ्य, प्रत्येक बिंदु ऐसा होता है जिसका हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव किया है। अपने जीवन का ही ये अध्ययन है। और यदि हमने प्रत्येक चीज को स्वयं के जीवन, स्वयं के अनुभव के साथ जोड़ दिया, अपने परिवेश के साथ जोड़ दिया, तो निसंदेह हमें मनोविज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विद्यार्थी कहते हैं कि मनोविज्ञान बहुत अच्छा क्लियर हो गया। मैं उसका कारण यही बताता हूं कि आपका कारण यह है क्लियर होने का, क्योंकि मैंने कक्षा में प्रत्येक वस्तु को आपके व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए बताया है। जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं ऑफलाइन 2019 से 2024 में अलग अलग टाइम पे बैच चले थे, उनको पता भी है कि मैं अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण बताता हूं। अपन जो सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें देखते हैं वहां के उदाहरण बताता हूँ, अपने आसपास के जीवन के उदाहरण बताता हूँ, उससे मनोविज्ञान अच्छा क्लियर होता है। तो हमें व्यवहारिक संदर्भ देखना है अधिकतर वस्तुओं का जिनका संभव है। अगला बिंदु देखें, मनोविज्ञान में उचित अभ्यास। वैसे तो सभी विषयों में अभ्यास आवश्यक है, परंतु मनोविज्ञान में अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें प्रश्न तथ्यात्मक के साथ साथ अधिकतर एग्जाम में व्यवहारिक भी बनते हैं। और फिर विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे पढ़े हुए मैटर में से प्रश्न तो मिले ही नहीं। उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रश्न ज्यों का त्यों न बन के उसके किसी भावार्थ या कहें कि उसी अवधारणा की किसी और वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बना है। यदि हमारी वो अवधारणा कंप्लीट है, वो कंसेप्ट कंप्लीट है, तो प्रश्न को किसी भी लैंग्वेज में पूछे हमें वो प्रश्न आ जाएगा। इसके लिए हमें अलग अलग प्रश्नों का अभ्यास करना जरूरी है। इसके साथ देखो, अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए होते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। तो जब भी हम अभ्यास करें, अभ्यास के साथ देखें। अभ्यास तो पहला काम ये होता है कि अभ्यास से हमें टॉपिक क्लियर करना है, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से अभ्यास के बाद हमें यह भी जरूरी होता है कि अब तक जो मनोविज्ञान विषय के प्रश्न किन्हीं की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम हल करें। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास। इसके मार्केट में बहुत सी पुस्तकें भी उपलब्ध हो जाती है, वहां से कर सकते हैं। तो यह अभ्यास भी आवश्यक होता है पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का। इसके बाद देखिए दोस्तों, वस्तुओं की समय समय पर पुनरावृत्ति या कहें उनका बार बार अध्ययन भी जरूरी होता है। कुछ तथ्यात्मक चीजें भी आती है, कुछ कंसेप्ट भी आते हैं, एक से अधिक बार पढ़ते हैं तो और अच्छे क्लियर होते हैं, तो वो पुनरावृत्ति भी जरूरी है। उसको भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। जैसे किसी शिक्षण संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, वहां कोई टॉपिक हो गया पूरा, टॉपिक पूरा होने के बाद उनकी पुनरावृत्ति करें। रोज पुनरावृत्ति वो तो आप जानते ही आवश्यक होती है। इसके अलावा टॉपिक क्लियर होने के जस्ट बाद आपका अभ्यास करना भी आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, अगला बिंदु है याद रखने योग्य तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में देखना। देखिए, जिन चीजों को समझना होता है वो तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं उनको पता भी है। मैंने प्रत्येक विषय वस्तु को एक व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करके समझाया है, ताकि वो हमें अधिक से अधिक चीजें यही याद हो जाए तो हमें लाभ ही है। किंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको समझ नहीं सकते, उन्हें तथ्यात्मक रूप से याद ही रखना पड़ता है। तो उन तथ्यात्मक चीजों को याद रखने के लिए हमें उन्हें एक क्रमबद्ध रूप में देखना पड़ता है। जैसे अब हम बाल विकास पढ़ते हैं, बाल विकास में जैसे अलग अलग अवस्थाओं में जो गुणों में परिवर्तन आते हैं, जैसे किसी विशेष गुण की बात करें, वो गुण शैशवावस्था में कैसा था, बाल्यावस्था में कैसा था, एक किशोरावस्था में कैसा हो गया, उस गुण का अध्ययन एक साथ किया जावे
यानी उस गुण को लेते हुए देखा जाए इस अवस्था में ये गुण ऐसा था, इस अवस्था में ऐसा, इस अवस्था में ऐसा, तो फिर अब वो चीज हमें एक साथ याद रह जाती है। संबंधित करके पढ़ने से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने से चीजें अधिक याद रहती है और अधिक समय तक याद रहती है। तो याद रखने योग्य चीजों को इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, अपने जो नोट्स थे लास्ट बैच में मैंने जो पढ़ाए थे, उसमें मैंने एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वहां से भी विभिन्न तथ्यों का समावेश किया था। और आपने देखा भी है बहुत सी परीक्षाओं में वहां से प्रश्न बने हैं। ये जो एनसीईआरटी की बुक से या अपने राजस्थान में भी चलती है पुस्तकें, वहां से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो वो जो नोट्स थे उसमें मैंने उचित जगह समावेश किया है। जिस टॉपिक से संबंधित वो वस्तु थी, विषय वस्तु थी, उसी टॉपिक में मैंने उसका समावेश किया है। विद्यार्थी बहुत से कहते हैं, मैसेज करते हैं, कोई फोन करते हैं कि सर अब क्या पढ़े, आपने नोट्स अपडेट किए हैं क्या साइकोलॉजी में, या पुराने नोट्स ही पढ़े। तो देखें, अपडेट करना तो वैसे अच्छी बात है। मैंने नोट्स अपडेट तो नहीं किए व्यस्तता के कारण, क्योंकि अभी अपने संस्थान, सूर्य संस्थान में बीएसटीसी पीटीटी के बैच चल रहे हैं, तो इतना समय तो नहीं है कि उनको अपडेट कर दें। परंतु आप लोगों की सुविधा के लिए ये मैंने प्रयास किया है कि जो चीजें अपडेट करनी है उनको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करवा दूं। और इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जो कठिन होती है। विद्यार्थी बहुत से कहते हैं कि सर ये चीजें तो कितनी भी पढ़ ले, अलग अलग जगह से पढ़ ली, क्लियर नहीं हो पाई। होती है ऐसी चीजें जैसे स्कीमा, विद्यार्थी परेशानी रहती है किस किस लैंग्वेज में पढ़े। तो मैंने उसका भी तरीका बताया कि आप तो ये समझे, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज में प्रश्न पूछे, आपके क्लियर है। और भी ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण समाधान के साथ आपके लिए अपने सुरभि संस्थान का जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, पुराने नोट्स पढ़ें। यदि कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले हमारे संस्थान में नहीं पढ़े, या मैंने किसी और भी संस्थान में पढ़ाता था वहां नहीं पढ़े हो, तो वो अपने टेलीग्राम चैनल सुरभि क्लासेस सुल्तानपुर नाम से जो अपना चैनल है, उसमें ये नोट्स आपको अलग अलग टॉपिकों के नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहां से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। निसंदेह आपके लिए संपूर्ण सामग्री है ये, आप कहीं से भी तुलना कर सकते हैं। प्रत्येक बिंदु को, परीक्षा संबंधी प्रत्येक चीज को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, जो नए विद्यार्थी हैं वो भी देख सकते हैं। निसंदेह आप संतुष्ट होंगे। तो यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जो कुछ बिंदु है वो आपको अपने YouTube चैनल पर मिल ही जाएंगे। अलग अलग जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उनका वीडियो बनाते हुए आपके लिए समाधान करवाया जाएगा। इसलिए जो पुराने विद्यार्थी हैं अपने संस्थान के, वो भी इन चीजों को देखकर समाधान करें अपना। और जो नए विद्यार्थी, वो नोट्स प्राप्त करें। और जो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाए जाए वीडियो के रूप में, आप अपने यूट्यूब चैनल सुरभि क्लासेस इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आपके सुरभि संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। समय समय पर आपके लिए विभिन्न जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।